जब एक अमीर घराने की लड़की सड़क पर करतब दिखाने वाले एक अनाथ लड़के के पास जाती है तो आपको लगता होगा कि ये कोई सिंड्रेला जैसी कहानी है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक तरफ है बहुत बड़े महल की अमीर लड़की और दूसरी तरफ एक आवारा लड़का जिसे ये भी नहीं पता कि कल वो कहाँ रहेगा। वो पूरी तरह गंदा था, उसके जूतों में छेद थे और उसमें बात करने का भी आत्मविश्वास नहीं था। लेकिन उस अमीर लड़की ने उसे दूर नहीं किया, बल्कि उसे अपने साथ टेलीस्कोप से तारे दिखाने ले गई। लेकिन क्या आप जानते हैं सबसे दुख की बात क्या है? ये नहीं कि वे एक साथ रह नहीं सकते, बल्कि ये कि प्यार होने के बावजूद उनमें प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उस समय जब हर कोई हैसियत और पैसे को अहमियत देता था, किसी का जन्म ही उसकी किस्मत तय कर देता था। लीसा की माँ ने रेमी को एक नौकर के तौर पर रखने का सोचा था, ताकि उसे कम से कम 2 वक्त की रोटी मिल सके। लेकिन रेमी के टीचर ने ये सुनकर मना कर दिया और कहा कि रेमी को नौकर नहीं बनना चाहिए, बल्कि उसे शान से लीसा से शादी करनी चाहिए। ये बात एक वादे जैसी लगती है, लेकिन असल में ये एक चाकू की तरह चुभती है, क्योंकि रेमी के पास एक सिक्का तक नहीं था तो वो उससे शादी कैसे करता। इसलिए रेमी आखिर में वहां से चला गया। उसने मुड़कर लीसा को देखा। वो नाव पर खड़ी थी और रो नहीं रही थी, बस अपने होंठ जोर से चबा रही थी। सबसे दर्दनाक जुदाई वो नहीं होती जिसमें लोग रो रो कर एक दूसरे को रोकते हैं, बल्कि वो होती है जहाँ रुक जाओ कहने की भी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कोई रुकेगा नहीं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके इस अधूरे प्यार ने रेमी की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी थी, क्योंकि असल में रेमी कोई अनाथ नहीं था, बल्कि वो एक बहुत अमीर और रुतबे वाले परिवार का बेटा था। बस जायदाद के झगड़े की वजह से उसके मामा ने उसे बेरमी से एक बर्फीली जगह पर छोड़ दिया था। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि ऊपर वाले ने उसे मरने नहीं दिया। वहां से गुजर रहे एक किसान ने रेमी को कपड़ों में लिपटा हुआ देखा। उसे देखते ही किसान ने तय कर लिया कि वो उसे पालेगा। उन महंगे कपड़ों को देखकर उसे समझ आ गया कि ये बच्चा किसी बड़े घर का है, इसलिए उसने अपने मन में एक लालची योजना बनाई। वो बच्चे को घर ले गया और अपनी पत्नी को दे दिया, ये सोचकर कि जब रेमी के घर वाले उसे ढूंढते हुए आएंगे तो वो उनसे एक बड़ी रकम इनाम के तौर पर मांगेगा। लेकिन उसे काम के सिलसिले में बाहर गए 10 साल हो गए और रेमी का कोई रिश्तेदार नहीं आया, जब तक कि वो आदमी खदान में काम करते हुए एक हादसे का शिकार नहीं हो गया और उम्र भर के लिए अपाहिज हो गया। उसे हर्जाना पाने के लिए अपने बॉस पर मुकदमा करना पड़ा। लेकिन जब उसने अपनी पत्नी को खत लिखकर उन 10 सालों की कमाई भेजने को कहा ताकि वो केस लड़ सके, तब उसे पता चला कि उसकी पत्नी ने रेमी को अपने सगे बेटे की तरह पाला है। पिछले 10 सालों में भेजे गए सारे पैसे उसने उस बच्चे पर खर्च कर दिए थे। ये जानकर निराश और लाचार सौतेले पिता ने अपने मन में एक फैसला किया। उसने रेमी को बहाने से बुलाया और उसने अपनी पत्नी और बच्चे से झूठ कहा कि वो सरकारी मदद मांगने जा रहा है, लेकिन असल में वो रेमी को छुपकर पैसों के लिए बेचने वाला था। डर के मारे रेमी वहां से पागलों की तरह भागा, लेकिन आखिर में उसे सौतेले पिता के गुंडों ने चारों तरफ से घेर लिया। ऐसा लग रहा था कि रेमी की जिंदगी अब नर्क बन जाएगी। तभी पास खड़े एक बूढ़े आदमी ने ठंडी आवाज में कहा, अपनी इज्जत का तो ख्याल कीजिए श्रीमान, ये आपका मामला नहीं है, ये मुझे मिला हुआ बच्चा है। ये अनाथालय वापस जाने से मना कर रहा है। बच्चे, तुम नहीं चाहते ना कि मेरे दोस्त तुम्हें पकड़े? अनाथालय के पैसे कहाँ हैं? 30 रुपए? मैं नहीं, समझ गया, बहुत सीधा सा सौदा है। मैं सुझाव देता हूँ कि आप इस बच्चे को 1 साल के लिए मुझे किराए पर दे दें। अगर मुझे इसका काम पसंद आया तो मैं इसे 1 और साल रख लूंगा। 55 रुपए? कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं, तुम मान गए। अगर मेरा हिसाब सही है तो एक छोटे बच्चे को उसके ही पिता ने कुछ सिक्कों के लिए बेच दिया, क्योंकि उस दौर में फ्रांस में एक रोटी की कीमत भी आसमान छूती थी। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा सौदा था। लेकिन उस बूढ़े ने अपनी सारी जमा पूंजी देकर उस बच्चे को खरीदा था, सिर्फ दया की वजह से नहीं, बल्कि उसने पहचान लिया था कि इस बच्चे में गजब का टैलेंट है। क्योंकि कुछ रातों पहले जब ये लड़का एक घायल गाय को शांत कर रहा था तो उसने चुपके से तबेले में जाकर वो लोरी गाई थी जो उसकी माँ बचपन में उसे सुलाने के लिए गाती थी। और उस बूढ़े आदमी ने जो वहां रात गुजार रहा था उसे गाते हुए सुन लिया था। दुनिया भर में घूमने के बाद भी उसने पहली बार इतनी खूबसूरत और दिल छू लेने वाली आवाज सुनी थी। इसलिए वो नहीं चाहता था कि इतना अच्छा टैलेंट बर्बाद हो जाए। उसे नहीं पता था कि ये सौदा, जो बहुत ही क्रूर लग रहा था, रेमी की जिंदगी पूरी तरह बदल देगा। लेकिन जब वो बूढ़ा रेमी को उसके घर के सामने से ले जा रहा था, तब रेमी और उसकी माँ की नजरें मिली। दोनों अचानक ही भावुक होकर बुरी तरह से टूट गए। उसकी सौतेली माँ भागकर अपने बेटे को वापस लाना चाहती थी, लेकिन उसके पति ने उसे कसकर पकड़ लिया। जिंदा रहने और पैसों के लिए उसके सौतेले पिता ने ये घटिया काम किया था। ऐसा लगा कि रेमी की जिंदगी अब खत्म हो चुकी है। लेकिन उसी रात आराम करते वक्त उसे एक मौका दिखा। बूढ़े को सोते हुए देखकर रेमी ने धीरे से अपने हाथों से बेल्ट खोली और रात के अंधेरे में चुपचाप अपने घर भागने की सोची। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर से एक खतरनाक भेड़िए की आवाज आई। रेमी कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो बूढ़ा जाग गया और गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसकी खतरनाक नजरों को देखकर रेमी को लगा कि अब वो नहीं बचेगा। लेकिन हैरानी की बात थी कि बूढ़े ने बस उसे चेतावनी दी कि रात में बाहर मत जाना। लेकिन एक 10 साल के बच्चे के लिए किसी अनजान आदमी से डरना बिल्कुल आम बात थी। फिर भी रेमी अपने घर जाने के लिए बहुत बेचैन था। उसने ध्यान से अपने बचपन के कपड़े निकाले और उन्हें पागलों की तरह फाड़ने लगा। ये सिर्फ उसकी लाचारी का गुस्सा नहीं था, बल्कि ये उसके असली माता पिता पर भी गुस्सा था, जिन्होंने उसे छोड़ दिया था। लेकिन आखिर में उसका सारा दुख और गुस्सा एक बेबस खामोशी में बदल गया। उसे नहीं पता था कि उसे क्या करना चाहिए। तभी उस बड़े काले कुत्ते ने शायद उसकी उदासी को समझ लिया और प्यार से रेमी को चूमने लगा। कुत्ते के इस बर्ताव ने रेमी के दिल को बहुत सुकून दिया, जैसे वो कह रहा हो कि अब से हम ही तुम्हारा परिवार है। लेकिन रेमी के लिए उसे अब भी नहीं पता था कि उसका असली घर कहाँ है। वो बस बिना किसी मंजिल के उस बूढ़े आदमी के पीछे चलता रहा। शायद वही अब उसका इकलौता सहारा था। लेकिन वो हैरान था कि ये बूढ़ा उसे अपनों की तरह क्यों मान रहा है। उसे कोई मार पिटाई या कठोर ट्रेनिंग नहीं मिली, बल्कि नए कपड़े और खाने को रोटी मिली।
जब रेमी सड़क पर परफॉर्म करने से डर रहा था तब भी बूढ़े ने उसे डांटा नहीं बल्कि बहुत प्यार से उसे समझाया कि पहली बार परफॉर्म करने में थोड़ी घबराहट और शर्म होती है, लेकिन रेमी को लगा कि उसमें वैसा कोई टैलेंट नहीं है जैसा बूढ़ा बता रहा है। उसने हीन भावना से अपने नए कपड़े उतार दिए और हार मान ली। बूढ़े ने उसे ऐसा करने से नहीं रोका। रेमी ने जो कपड़े फेंके थे वे सिर्फ कपड़े नहीं थे बल्कि वो उसका टूटा हुआ आत्मविश्वास था। एक 10 साल के बच्चे का सारा गुस्सा, शर्म और निराशा उसके इस बर्ताव में छलक रही थी। उसने रेमी को सोचने के लिए पूरा समय दिया। फिर उसने अपने काले कुत्ते के जरिए रेमी को एक मशहूर वायलिन वादक की कामयाबी का अखबार भिजवाया। वो चाहता था कि उस कामयाबी को देखकर रेमी अपनी आवाज दुनिया के सामने लाए, क्योंकि अखबार में छपा वो इंसान कोई और नहीं बल्कि वो बूढ़ा ही था। उसने रेमी को ये दिखाया कि उसमें टैलेंट को तराशने की पूरी काबिलियत है। इस तरह उसने रेमी को वहाँ खुशी खुशी रुकने के लिए मना लिया और बताया कि वो अपनी आवाज से पैसे कमाकर अपनी माँ को खत लिख सकता है। उसने रेमी को एक सीधा और मजबूत लक्ष्य दिया। जाहिर है कि रेमी को उसकी ये बात समझ में आ गई। इसके बाद से रेमी सफर के दौरान हमेशा 26 अक्षर याद करता रहता था, इस उम्मीद में कि वो जल्दी से पढ़ना सीख जाए और अपनी माँ को खत लिख सके। विटालिस, जिसने रेमी को पैसों से खरीदा था, वही इंसान रेमी की जिंदगी का सबसे बड़ा मददगार बन गया। हम हमेशा अपने बच्चों को सबसे बेहतरीन चीजें देना चाहते हैं, लेकिन सबसे अच्छा क्या है? क्या वो महंगे खिलौने हैं या किसी बड़े स्कूल में पढ़ाई? विटालिस ने हमें इसका जवाब दिया है। सबसे अच्छा तोहफा यह है कि आप पूरे दिल से बच्चों का साथ दें और उन्हें दुनिया समझने में अपना वक्त दें, क्योंकि आपके द्वारा पढ़ाई गई हर एक किताब और सिखाया गया हर एक शब्द उनके आने वाले कल के लिए एक ऐसा मजबूत पेड़ लगाता है जो उन्हें हर मुश्किल से बचाएगा। एक दिन विटालिस ने रेमी की गाई हुई उस लोरी को संगीत के पन्नों पर लिख लिया, जो बाद में उसके असली माता पिता को ढूंढने में एक बहुत बड़ा सुराग साबित हुई। और आज आवाज की ट्रेनिंग का आखिरी दिन था। विटालिस ने रेमी की आंखों पर पट्टी बांध दी। इसका मकसद ये था कि रेमी लोगों की नजरों से डरना छोड़ दे, उसे अपने दिल से सुनना और महसूस करना था। ये साबित करता है कि सच्चे जज्बात किसी भी टैलेंट से बढ़कर होते हैं। इस वक्त विटालिस न सिर्फ गाना सिखा रहा था बल्कि रेमी को दुनिया के तानों का सामना करना भी सिखा रहा था। उसे हमेशा अपने इरादों को मजबूत रखना था। ये बात हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख है। क्या हम अपने बच्चों को अंधेरे का सामना करने देते हैं, जैसे कि परीक्षा में फेल होना, दोस्ती टूटना या सपनों से भटक जाना? क्या हम हमेशा जल्दबाजी में उन्हें टॉर्च पकड़ा देते हैं लेकिन उन्हें खुद के अंदर उजाला करना सिखाना भूल जाते हैं? इसलिए विटालिस ने रेमी को सिर्फ पैसे कमाने की एक अच्छी आवाज ही नहीं दी बल्कि अंदर से कभी न भटकने का रास्ता भी दिखाया, क्योंकि सबसे अच्छी सुरक्षा हमेशा शांति बनाए रखना नहीं है बल्कि एक ऐसी नाव बनाना है जो हर तूफान का सामना कर सके। और ये नाव प्यार, भरोसे और अंधेरे का डटकर सामना करने की हिम्मत से बनती है। इसके बाद रेमी की परफॉर्मेंस को बहुत से अमीर लोगों ने पसंद किया, लेकिन एक दिन उसने देखा कि एक अमीर घराने की प्यारी सी लड़की झाड़ियों में छुपी हुई है। उसने हैरानी से उससे सवाल किया, लेकिन उसे पता चला कि वो लड़की चल फिर नहीं सकती थी। उसने माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन ये सुनकर लड़की ने अपना चेहरा छिपा लिया और रोने लगी। शायद इसलिए क्योंकि उसका दर्द बाहर आ गया था, या फिर उसे रेमी की आजादी से जलन हो रही थी। लेकिन अगले ही पल लड़की के आंसू खुशी में बदल गए, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार इतने मजेदार लड़के को देखा था। इसके बाद वे दोनों सबसे अच्छे दोस्त बन गए। हालांकि लिज अपनी बीमारी की वजह से खड़ी नहीं हो सकती थी, लेकिन रेमी का उसकी जिंदगी में आना एक मीठी धूप जैसा था। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर वे एक दूसरे का सहारा बन जाएंगे। उन्हें लगा कि ये खूबसूरत सफर हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन एक दिन गार्डन में शो करते वक्त एक हादसा हो गया। कुछ पुलिस वाले वहां बुरी नीयत से आ गए। बिना कुछ सुने ही वे उनका सारा सामान और जानवर जब्त करने लगे। विटालिस के बहुत समझाने के बाद भी पुलिस वालों ने कोई रहम नहीं किया। उल्टा उन्होंने रेमी को जोरदार थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा दिया। ये देखकर विटालिस पुलिस वालों से भिड़ गया ताकि रेमी और जानवरों को भागने का मौका मिल सके। लेकिन विटालिस को पब्लिक प्लेस पर हंगामा करने के झूठे आरोप में अरेस्ट कर लिया गया। जल्द ही मामला कोर्ट में पहुंचा। जज ने उसे बेगुनाह करार दिया, लेकिन शर्त यह रखी कि विटालिस को अपना असली नाम बताना होगा। लेकिन यही उसका सबसे बड़ा राज था जिसे वो छिपाना चाहता था, चाहे इसके लिए उसे 2 महीने की सजा क्यों न काटनी पड़े। वो जिद्दी इंसान सच न बताने पर अड़ा रहा। विटालिस ये सब सुनकर चुप हो गया। उसे दुख और पछतावा हो रहा था, लेकिन ये सोचकर कि अब वो रेमी को अपना परिवार मान चुका है, उसने रेमी को अपना 30 साल पुराना राज बता ही दिया। मैं अंदर से मर चुका हूँ। तुम मुझे जैसा समझते हो मैं वैसा इंसान नहीं हूँ। मैं बस एक स्वार्थी इंसान हूँ। मेरे अपने ही सपनों और परिवार ने मुझे बर्बाद कर दिया। मुझे तो बस साइलेंस साइलेंस साइलेंस। मैंने कमरे में रोशनी के लिए एक छोटी सी मोमबत्ती जलाई थी। किसी को नहीं पता कि उस रात क्या हुआ था। हवा के एक झोंके से मोमबत्ती फर्श पर गिर गई। मैंने सब कुछ बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब तक आग पूरे घर में फैल चुकी थी। मेरे बेटे की उम्र तब सिर्फ 10 साल थी जब मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया। इसीलिए रेमी के लिए उसका प्यार अपने मरे हुए बेटे के लिए किए गए पश्चाताप जैसा था। और उसी दिन से उसने कसम खाई थी कि वो अपनी जिंदगी में कभी वायलिन नहीं बजाएगा। उधर रेमी ने भी ठान लिया था कि वो नाव पर विटालिस के लौटने का इंतजार करेगा। लेकिन किसे पता था कि उस रात लिज चुपके से उसे मिलने आ जाएगी। वो रेमी को दिलासा देना चाहती थी, लेकिन इसी मुलाकात की वजह से रेमी के अपने परिवार को ढूंढने के सफर में एक नया मोड़ आ गया। बचपन से अमीरी में पली बड़ी लिज ने रेमी के बचपन के कपड़ों को एक ही नजर में पहचान लिया था। उसे लगा जैसे उसने ये कपड़े पहले कहीं देखे हों। जब उसने अपनी माँ से पूछा तो पता चला कि ये लंदन के एक बड़े डिजाइनर का डिजाइन है। जब विटालिस जेल से बाहर आया तो मौका पाकर उस अमीर औरत ने बताया कि रेमी का परिवार शायद लंदन में कहीं हो सकता है, इसलिए वो उन्हें ढूंढने में मदद कर सकती है। और वो चाहती थी कि रेमी वहीं रुक जाए। साथ ही वो उसे अपना दामाद भी बनाना चाहती थी। हालांकि विटालिस को ये सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने रेमी को अपना फैसला खुद लेने की आजादी दी। वो चाहता था कि भविष्य में रेमी पूरे सम्मान के साथ लिज से शादी करे। काफी सोचने के बाद रेमी ने अपना फैसला कर लिया। उसने अपनी सबसे पसंदीदा किताब लिज को दे दी और विटालिस के साथ अपने परिवार को ढूंढने निकल पड़ा, क्योंकि वो विटालिस को ही अपना परिवार मानता था।
लेकिन बंजारों की जिंदगी में हमेशा तालियां नहीं होती। कड़कड़ाती सर्दियों ने उन्हें एक गहरी चोट दी जिसने उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया। एक ठंडी रात में वे पेरिस जाने वाले रास्ते पर फंस गए। विटालिस की तबीयत खराब हो गई थी जिसकी वजह से अंधेरा होने से पहले वे सुरक्षित जगह नहीं पहुंच पाए। उनके चारों तरफ मौजूद भेड़ियों ने खूंखार आवाजें निकालनी शुरू कर दी। छोटा बंदर डर के मारे पेड़ पर चढ़ गया। भेड़ियों का झुंड भी बढ़ता जा रहा था और वे अपने नुकीले दांत दिखा रहे थे। तभी उनके कुत्ते ने भी जोरदार आवाज निकाली जिससे उन दोनों को भागने का थोड़ा समय मिल गया। खुशकिस्मती से आगे उन्हें एक खाली लकड़ी का घर दिखाई दिया, लेकिन उसका दरवाजा अंदर से बंद था और खुल नहीं रहा था। भेड़ियों को अपने करीब आता देख उनका बहादुर कुत्ता बिना डरे भेड़ियों की तरफ दौड़ पड़ा। ब्लैकी 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 ब्लैकी, मेरी बात सुनो ब्लैकी ब्लैकी, वापस आ जाओ ब्लैकी ब्लैकी। ब्लैकी बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया था लेकिन उसकी जान बच गई। पर छोटे बंदर की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। इतनी भयानक ठंड की वजह से उसकी जान जाने वाली थी। उसके इलाज के लिए वे उसे फौरन एक होटल में लेकर गए, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि बंदर के पास अब कम ही समय बचा है। उसे बचाने के लिए बहुत पैसे चाहिए थे, लेकिन अब उनके पास एक भी पैसा नहीं था। हार मानकर विटालिस ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने अपने वायलिन का बॉक्स खोला और उसे प्यार से छुआ जिसे उसने दशकों से हाथ तक नहीं लगाया था। अंदर के अपराध बोध के कारण उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को किसी तरह संभाला क्योंकि अब वो सिर्फ एक बेसहारा बूदा नहीं था बल्कि एक बच्चे के भविष्य की उम्मीद था। लेकिन आखिरकार उन्हें बहुत ही कम पैसे मिले। वे दोनों बहुत दुखी थे। तभी उनकी धुन में खोई हुई एक जवान और अमीर औरत उनके पास आई। वायलिन की ऐसी जादुई धुन उसने सिर्फ अपने बचपन में मिलान के एक कॉन्सर्ट में सुनी थी, इसलिए वो समझ गई कि ये बूढ़ा इंसान कोई और नहीं बल्कि मशहूर म्यूजिशियन कार्लो बालजानी है जो कई सालों से गायब है। उसी की धुन से प्रेरित होकर इस औरत ने म्यूजिक की दुनिया में कदम रखा था। लेकिन विटालिस अब अपनी असली पहचान दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता था। उसकी उदास आंखों को देखकर वो औरत समझ गई कि उसके दिल में बहुत गहरा दर्द छुपा है। इसलिए माफी मांगने के बाद वो एक सोने का सिक्का रखकर वहां से चली गई। रेमी बस यही सोचकर खुश था कि अब छोटे बंदर की जान बच जाएगी, लेकिन विटालिस की आंखों में बहुत दर्द था। एक जमाने का सबसे बड़ा म्यूजिशियन आज दूसरों की दया के सहारे अपनी जिंदगी गुजार रहा था। फिर भी उसने अपने स्वाभिमान और गर्व को छुपा लिया और खुशी खुशी रेमी के साथ छोटे बंदर से मिलने चला गया। लेकिन छोटे बंदर ने अपने आखिरी पलों को पूरी इज्जत से जिया और हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चला गया। अगले दिन रेमी ने छोटे बंदर को वही दफना दिया। जब वे दोनों इस दुख में डूबे हुए थे तभी उन्हें एक बहुत अच्छी खबर मिली। क्या बात है प्यारे रेमी, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि तुम्हारा खत पढ़कर मुझे कितनी खुशी हुई। सिर्फ इसलिए नहीं कि तुमने अपने बारे में बताया, बल्कि इसलिए भी क्योंकि मैं तुम्हें एक बड़ी खबर देने के लिए बेताब हूँ। मुझे जो तुम्हें बताना है वो ये है कि शायद मुझे और मेरी माँ को तुम्हारे असली माता पिता मिल गए हैं। उनके सारे सफर, गाने और मुश्किलें अब अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे जो सीधा घर की ओर जाता था। लिज की माँ की जांच पड़ताल के बाद उन्हें जेम्स नाम के एक वकील का लेटर मिला जिसमें लिखा था कि रेमी ही उनका खोया हुआ बच्चा है। जल्द ही वे उसी एड्रेस पर उस वकील से मिलने पहुंच गए। वकील से बात करने के बाद रेमी को अपने परिवार का पता चल गया। तभी एक बड़े महल का दरवाजा खुला और अंदर से एक अमीर औरत बाहर आई। उसने रेमी को गले से लगा लिया, लेकिन अपने असली परिवार को सामने देखकर भी पता नहीं क्यों रेमी को खुशी नहीं हो रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके माता पिता ऐसे होंगे। यहाँ सब कुछ एकदम परफेक्ट था, लेकिन फिर भी उसे सब कुछ अनजान सा लग रहा था। इस भारी बदलाव ने उसे खुशी देने के बजाय उसके सपनों को तोड़ दिया था। क्या आप सच में एक इज्जतदार इंसान हैं? लेकिन वो तो भाग गए थे। जब उन्होंने अपना बच्चा दोबारा ढूंढा तब पिता ने जल्दी से बताया कि उनकी गलती की वजह से रेमी को किडनैप कर लिया गया था। उन्होंने सालों तक उसे ढूंढा लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। खैर, अब वे आखिरकार मिल गए हैं, लेकिन इसका सीधा मतलब ये था कि अब विटालिस और रेमी हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। बर्फीली रात में आधा आधा बांटकर खाया हुआ वो ब्रेड और आग के पास गाए हुए वो गाने, रेमी को सब कुछ याद आ रहा था। इसलिए रेमी बिल्कुल खुश नहीं था क्योंकि उसने देखा कि ये परिवार सिर्फ अपना खोया हुआ वारिस ढूंढना चाहता था, जबकि विटालिस ने सच में रेमी को अपनाया था। विटालिस को वहां से जाता हुआ देखकर रेमी भी वापस मुड़ गया और वहां से चला गया। ये कोई बचपना नहीं बल्कि एक समझ थी। इससे हमें पता चलता है कि असली घर वो नहीं होता जहाँ आपको जबरदस्ती रहना पड़े, बल्कि घर वो होता है जहाँ आपका दिल खुशी से झूम उठे। विटालिस ने बहुत पहले ही घर का मतलब समझा दिया था, जो एक ऐसा रिश्ता है जहां आप हर मुश्किल में साथ खड़े होते हैं। लेकिन आधी रात को एक ठंडी बारिश की बूंद से रेमी की नींद खुल गई। अपनी उत्सुकता की वजह से वो बर्फ के गिरते हुए रास्तों के पीछे पीछे एक स्टोर रूम में पहुंच गया। तभी उसे वहां एक बहुत बड़ा राज पता चला। यहाँ सिर्फ सोने के दाने ही नहीं थे। तभी अचानक उसकी माँ उसके पीछे आ खड़ी हुई। अब रेमी को समझ आ गया था कि वे उसके असली माता पिता बिल्कुल नहीं थे। उसे नहीं पता था कि वे क्या चाहते हैं, लेकिन उसे ये पता था कि यहाँ से तुरंत भागना होगा। पर कमाल है, बाहर निकलते ही वो दिन वाले वकील से टकरा गया। उसे लगा कि उसकी जान बच जाएगी, लेकिन रेमी को उस आदमी ने घसीटकर वापस कमरे में डाल दिया। आदमी ने लोहे का औजार उठाया और रेमी पर वार करने ही वाला था कि तभी विटालिस को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वो अचानक वापस आया और उस आदमी को मेज पर दबाकर पूछने लगा कि माजरा क्या है। पता चला कि रेमी को छोड़ने के पीछे जायदाद का एक बहुत बड़ा खेल था और ये परिवार इतना अमीर इसलिए था क्योंकि रेमी के दुष्ट चाचा ने उनसे ये बुरा काम करवाया था। उसकी असली माँ बात शहर में रहती थी, जो लंदन से 6 किलोमीटर दूर था। ये सच्चाई पता चलते ही विटालिस तुरंत रेमी को लेकर वहां से निकल गया, लेकिन उनके जाते ही दरवाजे के बाहर खड़े चाचा को नबर मिल गई। अभी अभी मौत के मुंह से निकले दोनों लोग सांस भी नहीं ले पाए थे कि उनके सामने एक और खूंखार कातिल था। भारी बर्फ उनके घुटनों तक आ गई थी और ये काली रात बता रही थी कि उनके बचने का कोई रास्ता नहीं है। गिरती बर्फ से उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बर्फीली हवा चेहरे पर चाबुक की तरह लग रही थी। उनका हर कदम कीचड़ में धंस रहा था। आखिरकार रेमी गिर पड़ा, लेकिन विटालिस ने हार नहीं मानी। वो अपने बूढ़े शरीर के साथ रेमी को गोद में उठाकर आगे बढ़ने लगा। वो उसे
सहारा नहीं दे रहा था, ना ही पीठ पर लाद रहा था, बल्कि उसे गोद में ऐसे पकड़े था जैसे कोई बच्चे को बचाता है। ये सबसे सच्चे और गहरे प्यार की निशानी थी। उसने अपने शरीर की आखिरी गर्मी से रेमी को इस ठंडी दुनिया से बचाने के लिए एक ढाल बना दी थी। तूफान ने पूरी दुनिया को धुंधला कर दिया था और विटालिस की आंखों को भी, लेकिन रेमी को लेकर उसके कदम एक पल के लिए भी नहीं भटके। उसकी गोद में रेमी इतना शांत था जैसे बस सो रहा हो। उसने अपनी पूरी जान उस इंसान को सौंप दी थी जो खुद इस बर्फीले तूफान में कांप रहा था। विटालिस अब कोई बंजारा कलाकार नहीं था, बल्कि रेमी का प्यार करने वाला पिता लग रहा था। तभी उन्हें बर्फ में छुपने की एक जगह मिली। हालांकि वहां से हवा आ रही थी, लेकिन गनीमत थी कि वे किसी आग जला पाए। लेकिन शेरू लगातार भौंक रहा था, जैसे उसे पता था कि यहाँ रुकने का मतलब मौत है। विटालिस के बहुत बुलाने पर भी शेरू वहां से चला गया। आग की उस धीमी सी रोशनी में रेमी को थोड़ा होश आया और फिर उसने उस निराश विटालिस के लिए एक गाना गुनगुनाया। लेकिन जैसे ही आग बुझी, रेमी को कसकर पकड़े हुए विटालिस के हाथ धीरे धीरे ढीले पड़ गए। आखिरकार वो हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गया। जब रेमी की आंख खुली तो उसके सामने एक जवान औरत थी। अच्छा हुआ कि शेरू समय पर मदद ले आया था। उस औरत ने रेमी को आराम करने दिया और हॉल में आकर अपने भाई से मिली। शायद ये सबसे बड़ा दर्द होता है कि अपना खोया हुआ बच्चा सामने हो और पहचान में ना आए। फिर उस औरत ने नौकरानी से कहा कि वो बच्चे के पुराने कपड़े रख ले, ताकि बाद में बच्चा खुद तय करे कि उनका क्या करना है। लेकिन तभी उसे एक बहुत बड़ा राज पता चला कि सालों पहले बिछड़ा उसका बेटा किस्मत के खेल से वापस आ गया है। रेमी ने धीरे से कमरे के एक खिलौने को छुआ तो उसमें से एक प्यारी सी आवाज आई, ये मेरे बेटे का कमरा है। हर साल मैं इसे फिर से सजाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि उसे कौन सा गेम पसंद आएगा। यही मैंने उसे आखिरी बार देखा था। मुझे आज भी वो दिन अच्छी तरह याद है। वो पल मेरी आंखों के सामने से कभी नहीं जाता। मुझे बस उसी की याद आती रहती है। काश मैं उस वक्त को किसी तरह वापस ला पाती। और मुझे हमेशा लगता था कि मेरे पास बस यही यादें बची है। उसके बाद माँ बेटे ने एक दूसरे को गले लगा लिया और खुशी के मारे रोने लगे। ये कोई मामूली खुशी नहीं थी, ये एक माँ की 10 साल की तड़प और अचानक सब कुछ वापस मिल जाने का वो सुकून था। ये सिर्फ अपने वापस मिले बेटे को गले लगाना नहीं था, बल्कि अपनी उस खोई हुई जिंदगी को गले लगाना था, जो अब फिर से जिंदा हो गई थी। इससे मुझे एहसास हुआ कि एक माँ का सबसे बड़ा डर क्या है। वो करीबी या मेहनत नहीं, बल्कि अपने बच्चे से दूर होना है। मैडम मिलिगन के उन आंसुओं में वो सच्चा प्यार और डर था जो हम सब महसूस कर सकते हैं। आखिरकार रेमी के चाचा को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे अपने किए की सजा मिली। और उसके उस्ताद की आखिरी इच्छा के अनुसार उसकी कब्र पर बस एक अनाथ शब्द लिखवाया गया। रेमी अपनी गोद लेने वाली माँ से मिलने भी गया। सौतेले पिता की मौत के बाद ही वो माँ उसके साथ रहने आई। बड़े होकर रेमी ने एक अनाथालय खोला और अपनी मेहनत से उन अनाथ बच्चों की जिंदगी संवारी। रेमी और लिज हमेशा के लिए एक हो गए और यही कहानी खत्म होती है। ये कीमत और अहमियत की कहानी है। रेमी की कीमत सिक्कों में लगाई गई थी, लेकिन अंत में उसे समझ आया कि विटालिस ने अपनी पूरी जमा पूंजी से कोई नौकर नहीं, बल्कि एक बच्चे का अनमोल भविष्य खरीदा था। ये घर की तलाश की कहानी है। वो टूटे फूटे घरों में रहा, सूखी घास पर सोया और बड़े शानदार महलों में भी रहा, लेकिन उसे समझ आ गया कि घर कोई सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं है। घर वो बाहें हैं जो बर्फीले तूफान में आपको कसकर पकड़ ले। वो आग है जो आपको कहीं भी बेफिक्र होकर गाने का हौसला दे। विटालिस, जिसने कुछ पैसों से इस कहानी की शुरुआत की, उसी बूले ने रेमी को जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज दी। उसने बच्चे के लिए कोई पैसा नहीं छोड़ा, बल्कि उसे जिंदगी भर काम आने वाली वो सीख दी कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा अच्छे इंसान बने रहना। उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया, एक दूसरे के दुख बांटे और आगे बढ़ना सीखा। हालांकि रेमी और उस व्हीलचेयर वाली अमीर लड़की लिज का प्यार बहुत प्यारा था, लेकिन फिल्म में सबसे ज्यादा दिल को छूने वाला पल रेमी और विटालिस के बीच का बाप बेटे जैसा वो गहरा रिश्ता था। विटालिस ने रेमी के असली माता पिता ढूंढने में मदद की, उसे सही रास्ता दिखाया और उसे बेपनाह प्यार दिया। और आखिर में तो रेमी को बचाते हुए उसने उसके पास ही दम तोड़ दिया। फिल्म के आखिर में बूढ़े हो चुके रेमी ने एक अनाथालय खोला और उसका नाम विटालिस के नाम पर रखा, ताकि वो अपने उस महान गुरु की यादों और अच्छाई को जिंदा रख सके। जब रेमी अनाथालय में बैठकर बच्चों को अपनी जिंदगी के चमत्कार की कहानी सुनाता है, तो वो प्यारा सा नजारा सीधे दिल में उतर जाता है और हमेशा याद रहता है। फिल्म के दृश्य किसी पेंटिंग की तरह सुंदर है, जिसमें यूरोप के खूबसूरत गांव और पुराने जमाने के बेहतरीन कपड़े दिखाए गए हैं। रेमी की मीठी आवाज और उसकी प्यारी सी मुस्कान, उसकी साफ आंखें ऐसा जादू करती है जैसे हम कोई परियों की कहानी देख रहे हो, जो हमें दुनिया भर की परेशानी भुला देती है। क्योंकि असली मंजिल वो नहीं जहां आपको मजबूरी में रहना पड़े, बल्कि वो है जहां आपका दिल सुकून से गा सके। मुश्किलें सहना कभी हमारा मकसद नहीं होता, बल्कि उन मुश्किलों से बाहर निकलना ही इस फिल्म का असली संदेश है। फिल्म खत्म हो गई, लेकिन जिंदगी चलती रहती है। लेकिन कुछ लोग एक बार छूट जाए तो वो फिर कभी नहीं मिलते। इस फिल्म की ये प्यारी सी कहानी आपके कोमल दिल के लिए थी।